विकसित भारत युवा कलेक्ट प्रोग्राम बाबा विश्वनाथ की नगरी माता सरस्वती के पाठ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। जैसा कि विकसित भारत युवा कलेक्ट प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। युवा शक्ति या युवा संपूर्ण देशों में देखा जाए तो भारत देश में कुछ छुएगा, जिससे पूरे देश की आशा है। एक हिंदी के बड़े महान गजलकार हुआ करते हैं, वंदन करें खड़े होकर के, तालियां तब तक चलनी चाहिए जब तक सर मंच पर सुशोभित नहीं हो जाते हैं। Aí, tá com sua papinha dele. माता सरस्वती के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित होने के बाद मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में सरस्वती वंदना के लिए स्वयं सेवक साहब को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए माँ सरस्वती का वंदना प्रस्तुत करें। बड़े आदर की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पे हाथ रखो, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संसार संवारे, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। हो राग रागिनी सरगम मेरे, इनको और सिखा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्योति जगा देना। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा
हो तेरी कृपा तू सतरंगी जीवन करती रंग भरे तकदीरों में, रंग भरे तकदीरों में। जग में ऊंचाई ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज बसंत पंचमी का दिन है और माता सरस्वती का पूजन कि जय जय माता सरस्वती सुन लो मेरी पुकार। जय जय माता सरस्वती सुन लो मेरी पुकार। हमारे कंठ सवार। कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वागत सम्मान के लिए मुख्य का आदरणीय अर्चना मैम से आग्रह करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्वागत की अगली कड़ी में अभिनंदन सर। बैनर चाहिए। आप लोगों की तालियां बजती रहे। शायद आपको हाथ लगा लीजिए, दोनों हाथ में। नैना नहीं सने तुलसी तहारन आयु कंचन बरसे। स्वागत की अगली कड़ी में स्वागत की अगली कड़ी में मैं स्वयं स्वागत की अगली कड़ी में आप लोगों की तालियां बजती रहे। कहते हैं स्वागत सम्मान के बाद मैं स्वयं सेवक साहबान को पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप आए और स्वागत गीत के मंच आदरणीय का स्वागत करने पसंद है। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से स्वागतम आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन। जैसे हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविका अनुष्का शुक्ला जी, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अर्चना सिंह जी, संचालक महोदय, इस सभागार में बैठे हुए सभी स्वयंसेवक, पत्रकार साथी, विशिष्ट जन, आप सभी का मैं
हृदय से स्वागत, नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ जितने भी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बैठे हैं, आप सबको फक्र होना चाहिए कि आपके बीच से हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के आप छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय कानपुर की BA सेकेंड ईयर की छात्रा हैं अनुष्का शुक्ला जी, और आज इतना परचम पूरे देश में लगा रही है। आपको मैंने नहीं बुलाया है, आपको भारत सरकार ने भेजा है हमारे बीच में। संस्कृत मंत्रालय हमारे पास भेजा है। आप सबको विकसित भारत के बारे में संदर्भित करने के लिए आप सबके अंदर भी ऊर्जा है, चाहे तो आप सब भी आप जैसा बन सकती हैं। आप सबकी प्रेरणा स्रोत है, मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज आपके हौसले ने, आपके जज्बे ने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत हो चुकी हैं अपने स्पीकिंग के लिए, अपने ओजस्वी भाषण के लिए, अपने कुशल वक्ता होने के नाते। अभी आप सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, हम सबको आप पर गर्व है और इस महाविद्यालय में आपका हृदय से स्वागत, नंदन वंदन और अभिनंदन करते हैं। जो भी स्वयंसेवक नहीं आए हैं, अभी प्राचार्य जी की बहुत व्यस्तता थी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप आए, हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किए। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम महाविद्यालय का था आज, पास आउट छात्रों को डिग्री का, जिसमें भारत विश्वविद्यालय से अतिथि आए हुए थे, उनका भी सम्मान करें। और कोई कारण नहीं था, सवेरे से ही बच्चे हमारे 10 बजे से आए हुए हैं, फिर भी इनके जज्बे को मैं सवाल करता हूँ कि अभी तक बैठे हैं और इस कार्यक्रम को रोचक बना रहे हैं, मनोरंजन बना रहे हैं। हमारे बीच आएंगे अनुष्का शुक्ला जी, अपना ओजस्वी भाषण करेंगी, प्रधानमंत्री के विजन को लेकर के आगे क्या करना है, 2047 तक भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, इस पर अपना पक्ष रखेंगी। बड़े प्रभावशाली ढंग से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि कार्यक्रम के अभाव में इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से भारत सरकार तक पहुँचाएंगे। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम रखा हुआ है, इसलिए सब लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और जब आपको सुनने के लिए बैठे हैं तो हमारे भाषण का कोई मतलब पूरा नहीं जाता। इसलिए मैं हृदय से सभी श्रोताओं को, सभी मीडिया कर्मियों को, अपने विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि आज के अनुष्का शुक्ला जी को, सभी स्वयंसेवकों को हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। कि यूथ आइकन अनुष्का शुक्ला जी छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय BA सेकेंड वर्ष की छात्रा आप है और अपने ओजस्वी भाषण के लिए भारत में ही अभी विश्व में जानी जाती है। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ और हमारे सामने इसी के साथ मैं आदरणीय मंच की ओर सम्माननीय अनुष्का आनंद वन में आनंद पूर्वक निवास करने वाले, जो परमानंद के निधान और पाप समूह का नाश करने वाले हैं, ऐसे अनाथ पिता श्री काशीपति श्री विश्वनाथ प्रभु को मेरा शत शत नमन। Honorable dignitaries, respected teachers and mentors, a very fruitful and exciting afternoon. Namaskar, and I welcome you all in this exciting session. Today, I feel deeply honored and grateful to stand on the stage. I would like to sincerely thank the Honorable Prime Minister, the Ministry of Youth Affairs and Sport, for providing me this opportunity and creating a platform where young voices can engage with ideas, vision, and spirit to shape the nation. Today, I feel deeply honored and grateful and thanks to the youth sitting in front of me, because without your ideas, without your curiosity, without your question, no discussion about India's future is meaningless.
My name is Anushka Shukla. I am a second year student, currently pursuing sociology honors from Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur. Today, I am an NSS volunteer and 2 times awarded by SIU. I am someone who deeply believes that India's development starts with awareness, not slogans. Today I stand here not as someone who knows all the answers, but as a learner who deeply believes that India's development starts with your questions, your curiosities, and your eagerness to know. Today I stand here not as someone who has all the answers, but as someone like you who wants to know, who wants to learn, to think like you, to reflect like you, and to question you. Thank you so much for providing me this opportunity. शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप सब ने अपने जीवन में या अभी तक पहले वंदे मातरम को गाया होगा, am I right? आप लोग कुछ बोल सकते हैं, yes, am I right? सबने गाया है, हमने गाया है, अपने स्कूल असेंबलीज में गाया है, किसी नेशनल इवेंट में गाया है। लेकिन फॉर अ सेकेंड क्या हमने रुककर ये सोचा कि वंदे मातरम हम क्यों गाते हैं? क्यों आखिरकार वंदे मातरम भी एक राष्ट्रीय गीत माना गया है? किसी और गीत को या किसी और सॉन्ग को नहीं? क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है इस वंदे मातरम? क्या हम जानते हैं या हमने कभी ये रुककर सोचा? नहीं। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब हम ढूंढने आए हैं। हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और जिन चीजों ने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को, हमारे भारत को आजाद करने में हेल्प किया, आज मैं आपसे एक गीत के बारे में नहीं बल्कि एक जीवित कहानी के बारे में वंदे मातरम। क्या आपने कभी सोचा है क्या कोई गीत जेलों की दीवारों को हिला सकता है? क्या कभी सोचा है आपने? नहीं। क्या कभी कल्पना की है कि कोई गीत आजादी के तख्तों पर या कंधों पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस गीत को सुनकर निर्भय महसूस कर सकता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है या कल्पना की है? अगर नहीं तो आइए आज उस कहानी में प्रवेश करते हैं। वंदे मातरम कोई साधारण शब्द नहीं है या एक भावना है और एक ऐसी कहानी है जो आज भी भारत की आत्मा में सांस ले रही है। अगर हम पीछे लौट कर देखें, केवल एक नारा है? जी नहीं, यह केवल एक नारा नहीं, यह उनकी मां को किया गया अंतिम प्रणाम था। आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ क्यों उपस्थित? एक सूत्र माना जहाँ हम जातियों में, धर्मों में फ्रेगमेंटेड थे, बिखरे हुए थे। वंदे मातरम ने इस सोसाइटी को, जो कि एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी थी, उसको एकजुट किया और हमें यूनाइट किया और एक राष्ट्र का निर्माण किया। और आज जब हम विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ अग्रसर है, वंदे मातरम एक जीवंत राष्ट्रीय प्रतीक के स्वरूप में हमारे भविष्य की आकांक्षाओं को अतीत के अदम्य साहस से जोड़ता है। यही कारण है कि आज हम इतिहास को स्मरण करने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए और वंदे मातरम की पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए इकट्ठा हुआ। हम सब ने जाना कि आज का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे होने का, यहाँ पे उपस्थित होने का। अब हम इस वंदे मातरम की जर्नी जानेंगे कि आखिरकार ये उत्पन्न कहाँ से होता है, आखिरकार इसका निर्माण क्यों किया जाता है। आप सबसे एक सवाल है, क्या कोई यहाँ बैठे ही जानता है कि वंदे मातरम किसने लिखा था? Many of you know. Okay, that's great. So वंदे मातरम हमारे बंकी बाबू कि उनका इंग्लैंड का नेशनल एंथम है, जैसे आज हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है, उस तरह उस टाइम पे उनका नेशनल एंथम था गॉड सेव द क्वीन। और वो चाहते थे कि हम उनके राष्ट्रीय गीत को गाएं, उनके
जन्मभूमि है, किसी और की नहीं। तो भारत में जोर शोर से ये थोप रहे थे कि हम क्या गाएं, गॉड सेव द क्वीन। एक विदेशी रानी की प्रजा बन जाए हो या केवल एक गीतकार हो, बिल्कुल नहीं। यह भारतीयों के आत्मसम्मान को तोड़ने का प्रयास है। इसी मानसिक बुराई को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, हमारे बंकिम बाबू ने पहचाना। उन्होंने समझ लिया था अगर किसी देश को लंबे समय तक राज्य करना है तो पहले उसकी आत्मा को तोड़ना होगा, पहले उसके आत्मविश्वास को तोड़ना होगा। अगर आप पे या आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है तो बहुत पहले आपके आत्मविश्वास को तोड़ेगा, क्योंकि शरीर को तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा में आत्मविश्वास होता है ना, हमारी आत्मा जब एक पैट्रियोटिक फीलिंग लेकर आती है तो हम उसे क्या नहीं कर सकते। 1875 में एक सांस्कृतिक चुनौती जन्म लेती है, वंदे मातरम। आज जहां अंग्रेज भारतीयों को सब्जेक्ट बनाना चाहते थे, सब्जेक्ट अर्थात प्रजा बनाना चाहते थे, वही वंदे मातरम ने कहा कि तुम भारत माता की संतान हो, किसी दूर बैठी क्वीन की, रानी की नहीं। समय आगे बढ़ता है और यह विचार लोगों के मन में बैठ जाता है। फिर आता है 1905 का समय। एक बार फिर अंग्रेज अपना खेल खेलने का प्रयास करते हैं, वो हमें बांटने का प्रयास करते हैं, वो हिंदू डिवाइडेड क्या करना, आप सभी यहाँ जितने बैठे हैं, अगर कोई बाहर आने वाला व्यक्ति आपके कॉलेज के बच्चों को अलग करना चाहे तो वो आप क्या लड़ पाएंगे? आप अकेले किसी इतने बड़े साम्राज्य से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने हमारी एकता को तोड़ना चाहा। बंगाल भाषण, ब्रिटिश सरकार ने धर्म और क्षेत्र के आधार पर भारत को बांटने की कोशिश की, लेकिन यही वह क्षण था जब वंदे मातरम किताबों से निकलकर सड़कों पर उतरा। 1875 में वंदे मातरम लिख तो गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह गीत कभी इतिहास रचेगा। किसी को नहीं पता था कि यह गीत हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की भावना को उत्पन्न करेगा, अपने देश के लिए लड़ने के लिए तैयार करेगा। किसी को नहीं पता था। जब वंदे मातरम किताबों से निकलकर सड़कों पर आया और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, क्या यही कारण है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की सांस्कृतिक रीढ़ बन गया? अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं या किसी भी दूसरे देश के व्यक्ति से पूछूं कि आखिरकार उसके लिए राष्ट्र का मतलब क्या है, वो क्या कहेगा कि राष्ट्र एक जमीन का टुकड़ा है जहाँ पे बहुत से लोग साथ में रहते हैं और एक मैप है। लेकिन अगर मैं भारतीय से पूछें कि राष्ट्र क्या है, क्या आप लोगों से बता सकता है कोई कि राष्ट्र क्या है आपके लिए? मुझे पता है कि आप सबके दिलों में एक ही जवाब चल रहा होगा कि यह हमारी माँ, यह हमारी जन्मभूमि है, यह कोई माटी का या टुकड़ा नहीं है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीती जाती सभ्यता है जहाँ से हम जन्म लेते हैं, जिसके लिए हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम बलिदान देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। और जब सेवा तो उसकी होने लगा, वंदे मातरम पूरे देश में फैलता गया। लेकिन 1937 में यह यात्रा एक कठिन मोड़ पर पहुंची। धार्मिक से हम आधा वंदे मातरम गाते हैं, पूरा नहीं। क्यों? क्या आपने कभी सोचा? शायद आप में कुछ लोग ये चीज पहली बार सुन रहे होंगे कि हमने आज तक जो वंदे मातरम गाया वो सिर्फ आधा अधूरा था। क्यों हम लास्ट के 3 पैराग्राफ नहीं गाते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। यह दिखाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल संघर्ष का नहीं बल्कि जटिल समझौतों का भी इतिहास है। फिर आता है 1950 का समय। स्वतंत्र भारत ने वंदे मातरम को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। यह दिखाता है कि तमाम विवादों के बावजूद वंदे मातरम भारत की आत्मा का स्वर है। महर्षि अरविंद कहते हैं वंदे मातरम जो है वो भारत के पुनर्जन्म का मंत्र है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो राष्ट्र अपनी आत्मा को पहचानने से, जो अपनी आत्मा को पहचान ले, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। और
और वंदे मातरम ने भारत को उसकी आत्मा से जोड़ दिया। इतिहास की विडंबना देखिए, जब वंदे मातरम ने अपने 100 वर्ष पूरे किए, तभी देश में लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं पर संकट आने लगा। किसी को पता है 1975 में क्या हुआ था? आई थिंक हिस्ट्री के बच्चों को पता होगा, इतिहास के बच्चों को। 1975 25 जून कुछ याद आ रहा है? जब इमरजेंसी लगाई गई थी हमारे देश में, आपातकाल लगाया गया था। क्या क्या एनवायरमेंट था, क्या वातावरण था उस समय? हमारी आवाजों को दबाया जा रहा था, हमें बोलने से बना था, हमारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था। स्वर्ग से गिरकर, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि the greatest sin is to think yourself weak। सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। यहाँ पे कितने बैठे लोग समझते हैं कि मैं कमजोर हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सामने वाला मुझसे ज्यादा कर सकता है, वो सब कुछ कर लेगा, बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है, जो देखते हुए दूसरे को आगे बढ़ता हूँ। आप सब में से ही मैं एक बयान करी हूँ, इसके पीछे यहाँ से यहाँ तक आने का सफर छोटा सा भले आपको यहाँ दिख रहा हो, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, इसके पीछे की जो लगन है, वो काफी बड़ी है और काफी कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, बट मोटिवेटिंग है। देखिए, जीवन में अगर संघर्ष नहीं होगा ना, तो जीवन का मजा नहीं है। जीवन के जो संघर्ष होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप पे संघर्ष हो, आपके माता पिता का संघर्ष हो, यह संघर्ष भी हमें सिखाता है। जो भी आप सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करें, कुछ भी आप सीख सकते हैं, सीखने, खासकर महिलाएं इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भरता आपको वह शक्ति देती है, वह आत्मविश्वास देता है, जिससे आप किसी भी परेशानी से लड़ सकते हैं। आज आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, किसी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उनको क्या देना चाहते हैं? कुछ तो सोचा होगा। सोचिए, अगर नहीं सोचा तो घर जाके सोचिए एक बार कि आखिरकार अपने माँ बाप को क्या देना चाहते हैं। क्या आप भी चाहते हैं जिस प्रकार मेहनत करें तो आप भी इसी प्रकार मेहनत करें और ऐसा ही जीवन यापन करें? नहीं ना, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं राष्ट्र निर्माण में, तो ये चीज आपको सोचनी होगी, अपने आप से पूछना होगा कि क्या हमारी आज क्या भागीदारी है राष्ट्र निर्माण में, या हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के जो संकल्पना है उसमें अपनी क्या भागीदारी दे रहे हैं। इसी के साथ हम बैक टू द टॉपिक, वंदे मातरम। वंदे मातरम ने इसी कमजोरी के भ्रम को तोड़ा और भारत की राष्ट्रीय चेतना को पुनः जागृत किया। ब्रिटिशर्स या अंग्रेज हमें समझते थे कि हम गवार हैं, हमें कुछ नहीं आता, हम अपने आप पर शासन नहीं कर सकते, हम अनसिविलाइज्ड हैं, हमें कमजोर बनाना चाहते थे। लेकिन वंदे मातरम एक साइकोलॉजिकल मंत्र की तरह करके आया, जिसने हमें शक्ति दी और समझाया कि हम कमजोर नहीं हैं। वह भूमि जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका जैसे राजा हुए हैं, क्या वो कमजोर हो सकती है? जहाँ श्री राम हुए हैं, वहाँ वो कमजोर हो सकती है? जहाँ श्री कृष्ण हुए हैं, वो कमजोर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आजकल बहुत वेस्टर्नाइज होते हैं, मॉडर्नाइज होते हैं, इंस्टा पे रील देखते हैं, दूसरे देशों की चीजें देखते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं उनसे, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हमारी नींव, हमारी रूट्स तो यही है। हमें अपनी, हम कितना भी आगे बढ़ जाए, हम कितना भी मॉडर्नाइज हो जाए, लेकिन हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना है। आप कितना भी बाहर चले जाए, अपने माता पिता को तो नहीं भूलते ना, अपनी जन्मभूमि को तो नहीं भूलते ना, तो अपनी संस्कृति और सभ्यता को कैसे भूल जाते हैं? आप ही वो लोग हैं जो हमारी जड़ों को मजबूत करेंगे, हमारी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद आपने कुछ नाम तो सुने ही होंगे, जैसे कुंडीराम घोष, राम प्रसाद कृष्ण। इन सब ने जब फांसी के तख्त पर खड़े थे तो इनके मन में, इनकी आत्मा में सिर्फ एक स्वर गूंज रहा था, वंदे मातरम। क्या आपने सोचा है क्या कभी कोई एक गीत के लिए अपने आप को निछावर कर देगा, अपने आप को बलिदान कर देगा? नहीं, वह सिर्फ एक गीत के लिए बलिदान
नहीं देता अपना, वो अपनी माँ के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए देता है। अगर आप सब इसमें पूछ चुके, अगर आपकी माताओं पर कोई बात आती है तो आप डर जाते हैं, मेरे पेरेंट्स पे कोई नहीं उठा सकता, मैं उनके लिए था। जिस तरह आपके पेरेंट्स आपके, उस तरह जहाँ आपने जन्म लिया है, यह मातृभूमि भी आपकी है। भगत सिंह ने कहा था, जिंदगियों को शमशीरों की धारा पर रख कर ही आजादी की राहें बढ़ती हैं। और आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे कर चुके हैं, वंदे मातरम केवल स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति नहीं रहा है, अब यह अमृतकाल की चेतना बन चुका है। अमृतकाल का अर्थ को जानते हैं? अमृतकाल किसे कहते हैं? स्वतंत्रता के 100 वर्षों की ओर बढ़ता हुआ भारत। 2047 से हमारे अमृतकाल का जो समय है, इंस्टा है, फेसबुक है, जहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपनी चीजों को, अपनी बातों को, कुछ भी गलत हो रहा है हम उस पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात सिर्फ राज्य की नहीं वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। आप चलते फिरते देखते हैं कितनी कमियां हैं, क्या है क्या नहीं है, या हमारे विद्यालय में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों तक रह गई है क्या? नहीं ना, पर आप हैं, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें शिक्षा चाहिए, हमारा अधिकार है। तो इसके खिलाफ, इसके समर्थन में आवाज भी तो आपको ही उठाना पड़ेगा। तो अब सब इंस्टा से चैटिंग के लिए सुनाइए, है ना? उसको किस लिए यूज करेंगे? अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। समझ रहे हैं? क्या यह संयोग नहीं है कि जिस वंदे मातरम में कभी आप सभी आज से वंदे मातरम गाएंगे या सिर्फ जिएंगे? गाएंगे या जिएंगे? सो वंदे मातरम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आप सब नामों को जानते हैं कि आप भगत सिंह को हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन सोचिए अगर आप जैसे युवा तब थे और वो ये ना करते तो क्या आज हमारा देश आजाद हो जाता? नहीं, बदल चैन के साथ हो गया, क्या बना था आज? नहीं बना। तो कल के युवा कि अगर 100 साल पहले युवाओं ने इस भारत को आजाद करने का सपना नहीं पॉइंट है। थैंक यू सो मच। हमसे बातचीत करने का भी सेशन रखा है, संवाद का रखा है। बात नहीं जी, आवाज नजदीक आ जाओ ना। और यहाँ क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो मेरी जर्नी इस तरह है कि मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ। मेरा जो स्कूलिंग है वो लखनऊ में हुआ है। इसके बाद मैं अपने नानी के यहाँ रहती हूँ, कानपुर में, वहीं से ग्रेजुएशन करती हूँ। तो शुरुआत से ही जब मैं छोटी थी, 4 साल की, आई थिंक 5-6 ईयर ओल्ड होंगी, तब से मेरी मम्मा मुझे ये कहती थी कि आप इस धरती पर अगर आए हैं तो कुछ रीजन लेकर आए हैं, किसी कारणवश इस धरती पर पैदा हुए। क्या ऐसे तो नहीं चले जाएंगे बस ऐसे जीवन काट के चले जाएंगे? आपका कुछ लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है जो आपको तय करना है और उसके ऊपर काम करना है। और ये सारा आत्मविश्वास जो आज मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रही हूँ, ये सिर्फ मेरी मम्मा की वजह से, मेरी मदर की वजह से है। तो एक हमेशा से एक अंदर चाहत थी कि मैं सोशल सर्विस करूँ। बहुत लोग सोचते हैं कुछ बन जाएगा, हमारे पास पैसा आ जाएगा तब हम समाज में कार्य करेंगे और अपना योगदान देंगे। मेरे पास क्या जॉब है, मेरे पास कहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। और आखिरकार आज का युवा जो इतना जागरूक है, जो डिजिटल इंडिया में इतना कह सकते कॉन्फिडेंट है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो मैंने भी इसी प्रकार एनएसएस ज्वाइन किया था। मेरा 2 साल पूरा हो गया एनएसएस का। पहले नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, एनएसएस में आप सब कितने लोग जानते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप क्या होता है? कुछ तो आपने सोचा होगा, कुछ लक्ष्य होगा और नहीं है अगर तो आज बना लीजिएगा, ये मुझे ये करना है।
टाइम पे इतनी महंगाई है जो कि चरम सीमा पर है। आज के टाइम पे जिस तरह से आपके माँ बाप संघर्ष कर रहे हैं, आपको पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, क्या आप भी उसी तरह का संघर्ष करना चाहते हैं कि अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? तो आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, उन लक्ष्यों के ऊपर काम करना होगा। तो बस वही करना है, एक लक्ष्य। जरूरी नहीं कि पढ़ाई करना है हमें, जरूरी नहीं कि हमें बस डिग्री लेने हैं, हमें कुछ जॉब भी करनी है। कुछ आजकल स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट कितने इनिशिएटिव्स दे रही है कि जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ ऐसा समाज सेवा करना चाहते हैं तो उनको फंड्स प्रोवाइड कर रही है अपने आइडियाज, अपने विचारों को आगे लेकर जाने। और जब उत्साह होती है तो आराम होती है। आपने अगर सोच लिया कि मुझे करना है तो भगवान कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आपको उस मार्ग पर खड़ा कर देंगे जहाँ से आपके लक्ष्य के पूर्ति की शुरुआत होगी। तो यही है। Any other questions? जब हम कुछ गलत नहीं करेंगे तभी तो हम पाएंगे गलत करेंगे। हम ही कुछ गलत कर रहे हैं या हम ही किसी के साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि नहीं हमें समाज सेवा करनी है, हमें कुछ अच्छा करना है, तो कैसे होगा? खुद में आत्मविश्वास भी राष्ट्र निर्माण में मदद करता है कि नहीं? शायद किसान के बिना तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं टिक पाएगी, वो तो नींव है हमारे भारत की। तो कुछ भी करें आत्मविश्वास के साथ करें, एक लगन के साथ करें और एक अच्छे भाव के साथ करें। धन्यवाद। प्रतिष्ठित किया है, एक दुर्गा माना जाता है। तो मुस्लिम लीग को उस टाइम पे ये था कि यह तो सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, यह तो राष्ट्रवाद के खिलाफ है, ये जो गीत है ये हमें धर्म के खिलाफ करवा रहा है, ये हमारे धर्म के अगेंस्ट है। तो कांग्रेस ने या फिर उस समय की सत्ता ने क्या किया, ये जो 3 स्ट्रैटेजीज थे वो ड्रॉप कर दिए, सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए। और मेरे अकॉर्डिंग आप दुर्गा माँ से, लक्ष्मी से, सरस्वती से क्या समझते हैं? और वो बिंदु कहते हैं कि राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग कोई भजन नहीं है, कोई ऐसा नॉर्मल सॉन्ग नहीं है या कोई रिलीजियस सॉन्ग नहीं है या एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है। यहाँ दुर्गा से मतलब, दुर्गा मतलब क्या? शक्ति। वह शक्ति जो हमारे भारत के लोगों की सुरक्षा करती है। सरस्वती से मतलब क्या? ज्ञान, बुद्धि। बिना ज्ञान बुद्धि की तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। और लक्ष्मी से क्या? धन, अर्थात अर्थव्यवस्था। ये मतलब है हमारे वंदे मातरम। अपनी संस्कृति और सभ्यता को जानना, पहचानना राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को, अपने इतिहास को जानते ही नहीं हैं कि उसके पीछे कितना संघर्ष हुआ है, एक गीत के पीछे कितना संघर्ष हुआ है और कितने संघर्षों से उसका निर्माण हुआ है, अगर आप वो जानते ही नहीं है तो फिर युवा शक्ति का क्या मतलब? आपको जागरूक होना है। Poetry India's development lies in the awareness of the youth. आप अगर अपने इतिहास को जानेंगे तभी तो अपने भारत को, अपने राष्ट्र को निर्माण कर पाएंगे, उसको सशक्त बना पाएंगे, आत्मनिर्भर बना पाएंगे। और नहीं जानेंगे तो कैसे बनाएंगे? इसीलिए वंदे मातरम हो, कोई भी नेशनल सिंबल है हमारा, उसके पीछे का इतिहास जानना, उसको दिल से अपनाना बहुत जरूरी है। बल्कि हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन में संक्रांत करती हुई एक ऊर्जा है। वंदे मातरम एक गीत नहीं, हजारों दिलों में शहनाई की तरह गूंजने वाली। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय आचार्य अर्चना से आग्रह करता हूँ कि आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय अर्चना। सीमा होती है इस समय टाइम मिल रहा है, ठीक, बस 5 मिनट बाद अगर उनको सुनना चाहते हो तो शांति से बैठे रहो, उसके बाद चलो फिर घर को जाओ। विकसित भारत की एक युवा हम लोगों के बीच अनुष्का शुक्ला
आई हैं, काफी दूर से चल के, कानपुर से चल के उन लोगों के बीच आई हैं और तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। ऐसे ही बनो, ऐसे ही जाओ, अपने महाविद्यालय का नाम रोशन करो, यही हम चाहेंगे। तो कार्यक्रम की कड़ी में पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए महाराज जी को नमन करती हूँ और आभार का काम हमें सौंपा गया है। उस आभार की कड़ी में पहले मेरे मंच पर विराजमान अतिथि के रूप में या एक अपने बच्चे के रूप में अनुष्का को हृदय से धन्यवाद और ज्ञान जो है आभार देती हूँ। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। इसमें बहुत चीजें छिपी हुई हैं जिसमें इन्होंने शुरुआत से लेके कब से ये शुरू हुआ और वर्तमान समय में अभी तो ये राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल भी कर दिया गया है। इसलिए ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है और आप लोगों के लिए ज्यादा नहीं। और कोशिश हमें ये है कि आदमी इन्हीं जैसे बने, अकेले चला तो मंदिर की ओर लोग आते गए, कारवां बनता गया। वही हाल अनुष्का शुक्ला का है। अभी कानपुर से निकली है, कल दिल्ली जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि विश्व के किसी भी कोने में जा सकती है। ऐसे भी उम्मीद है हमारे प्यारे बच्चों आप लोगों से कि आप भी इनमें से कोई एक ऐसे ही बने। इसके लिए मैं अनुष्का शुक्ला का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अभी हम लोगों के साथ मंच पर ऐसे कर्मठ अपने कार्यक्रम अधिकारी अखिलानंद सर का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अभी आपके पास प्रचार कर रहे थे कि कल आपका कार्यक्रम है, उसमें हम आएंगे, फिर देखते हैं आप कैसे कराएंगे। ऐसी उम्मीद सर हम आपको से नहीं करते हैं, आप सबक ऐसे ही रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत हृदय से आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के क्रम में अनुष्का के साथ आए उसमें मौसा जी जो शायद काशी में किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ में अपने महाविद्यालय परिवार के चीफ प्राक्टर अंकल प्रसाद यादव जी जो पीछे बैठे हैं, कमान में संभाले हुए सारे बच्चों को रखे हुए हैं, उनको भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ इस हालात में रेणु, ज्योति, ममता, संगीता, भूपेंद्र सर और पीछे बैठे अक्षर सर का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे समय हमारे साथ उनको समय दिया, इसका हृदय से धन्यवाद। उसके बाद हमारे मीडिया प्रभारी महोदय आप लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ और सबसे ज्यादा धन्यवाद की बात मेरे सामने ये जो बैठे मेरे युवा भारत के युवा हैं, इनका हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि अगर आप नहीं रहते तो आपसे हम हैं और हमसे आप हैं और पूरे टाइम आपने माहौल बनाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के क्रम में अपने युवा संचालक रोहित सिंह का भी धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ सरस्वती वंदना गाने वाले शहबान का भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ सारे अपने एनएसएस के स्वयंसेवकों को भी धन्यवाद देती हूँ और जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से छूट गया हो वह सब भी धन्यवाद सबका हृदय से देती हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
फिर से सब